मेरा वही लालन पालन और पढ़ाई मेरी चौबटिया में हुई थी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब मैंने वहाँ उस समय 5th तक का वो स्कूल था कैंट बोर्ड का। तो हम गांव से कैंट बोर्ड स्कूल में पढ़ते थे, यद्यपि गांव में भी स्कूल था, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी एजुकेशन को मतलब बचपन से ही बहुत महत्व दिया। मतलब रानीखेत तक पैदल जाते थे, लगभग 15 किलोमीटर पूरा। 15 किलोमीटर वन साइड। क्या बात। वन साइड 15 किलोमीटर भी हम पैदल गए। किसी से पूछेंगे तो वो डोल गधेरा और घटगाड़, दोनों गधेरे बहुत खतरनाक वाले गधेरे। तो वो आप पार करके स्कूल हम वैसे ही जाते थे। उनमें अंदर हर था, बहुत एक्साइटमेंट भी था, अपनी दुकान का लेके जा रहा हूँ गुरुजी के पास। तो महाराज जी ने उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज आप मुझे देख रहे हैं पापा के चैनल पे, और आप सब यूजुअली इनके व्लॉग्स देखते ही हैं जिसमें वो आपको पूरी दिनचर्या दिखाते हैं कि वो दिन भर क्या क्या करते हैं, कैसे अपना डे स्पेंड करते हैं। तो आज मैंने इनका चैनल हाईजैक कर लिया और मैंने कहा कि लेट्स हैव एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद यू। तो इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं जानूंगी पापा से कि उनके पूरे जीवन में क्या क्या उनकी लाइफ की लर्निंग्स रही हैं, क्या क्या उनका सेटबैक्स रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो आगे की जनरेशन्स तक जो है हमें एक तोहफे के तरीके से देना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं पापा से कुछ सवाल करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूं कि मैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू क्यों ले रही हूं, क्योंकि ही इज़ समवन कि हम पूरी फैमिली जो है वी ऑल लुक अप टू हिम, कि ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसलिए मैं चाहती थी कि जो पापा के एक्सपीरियंसेस रहे अपनी लाइफ के वो हमारे साथ शेयर करें और हम सब जानें कि जो ये रोल मॉडल हमारी पूरी फैमिली के लिए हैं तो उनकी लाइफ उनके नज़रिया से कैसी रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू योर ओन चैनल। आपका खुद का ही चैनल है लेकिन आज के लिए मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आज के इंटरव्यू में? आज पहली बार मैं इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कैसे सवाल होंगे, कहीं कुछ ज्यादा ही ऐसे लब हो गए तो? सवाल तो आप मेरे से रिलेटेड पूछेंगे तो वो तो मैं जवाब दे ही दूंगा, कोशिश करूंगा कि जो भी हो, जो सत्य है वही बताऊंगा मैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ मुझे बहुत ज्यादा घबराहट नहीं हो रही कि बहुत ऐसा कुछ है मेरे बारे में जो आप पूछेंगे। मैं हाँ जितना मेरा है मुझे उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, क्या बात है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। और हम सब तो जानते ही हैं कि पापा का जन्म, उनकी एजुकेशन, जॉब, इसके बारे में हम सब तो जानते ही हैं, लेकिन आप जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं या फिर जो लोग उतने अच्छे से उनका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, तो उन सब के लिए ये पहला सवाल है कि आप अपना एक सूक्ष्म सा परिचय दीजिए अपने सारे श्रोताओं को कि आपका जन्म स्थान कहाँ रहा है, आपकी एजुकेशन कैसी रही, आपकी जॉब कैसी लगी। एक सूक्ष्म सा 4-5 मिनट का आप अपने बारे में बताइए सबको। जरूर। देखिए, मेरा नाम गिरीश सती है और मेरा जन्म अल्मोड़ा जनपद के तहसील रानीखेत के अंतर्गत ग्राम कालनू में मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री देवी दत्त सती और माताजी मेरी अभी हैं, पिताजी तो अब नहीं हैं। तो मेरा वही लालन पालन और पढ़ाई मेरी चौबटिया में हुई थी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब मैंने वहाँ उस समय 5th तक का वो स्कूल था कैंट बोर्ड का। तो हम गांव से कैंट बोर्ड स्कूल में पढ़ते थे, यद्यपि गांव में भी स्कूल था, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी एजुकेशन को मतलब बचपन से ही बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा नहीं, इनको चौबटिया में पढ़ाएं। थोड़ा सा वो मानते थे कि मतलब वहाँ और पढ़ाई अच्छी होती है, एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी उन्होंने दी। तो उन्होंने कहा कि आप चौबटिया। तो हम लोग सभी भाई बहन, हमारे सिर्फ 2 भाई, हम लोग 7 भाई और 1 बहन है। तो जिसमें से हमारे एक भाई ने, सबसे छोटे वाले ने, और एक ने शायद और तारा ने और भानु ने, 2 लोगों ने तो गाँव के स्कूल में पढ़ाई करी। बट हम सब ने, दीदी ने भी, हम सब ने कैंट स्कूल में पढ़ाई करी, जो कि हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होता है। उन दिनों मैं यही सवाल पूछना चाहती थी कि कितना दूर था, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारे पेरेंट्स जब बताते हैं कि हमने नदियां पार करके स्कूल गए हैं तो मैं वही जानना चाहती थी कि आप कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर, वो भी जंगली रास्ता। अच्छा। हाँ, जंगली जानवरों का डर, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट। अच्छा। और छोटे सी उम्र, और कभी कभी ऐसा होता था कि अकेले भी आना पड़ता था। अच्छा। तो ये हम लोगों में बचपन से ही जो है इस तरह का रहा कि और फिर उसके बाद जब हम इंटर कॉलेज में भी गए तब तो और भी दूर हो गया था।
तो रानीखेत और पुनेला खेत मैंने कुछ मिल के पढ़ाई करी, मतलब अप टू 10th वहाँ, फिर 12th वहाँ, इस तरह से मैंने किया है। अच्छा। तो दोनों ही जगह क्या, मुझे तीनों में स्कूल और कॉलेज भी रानीखेत में था। हाँ। तो वो भी घर से रानीखेत आना होता था। और उन दिनों हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा ये आवागमन के साधन इतने उपलब्ध नहीं थे। और उन दिनों क्या होता था कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोडवेज की बस होती थी, या तो उससे आओ, और अगर कभी कभी उसके लिए पैसे भी नहीं होते थे तो फिर पैदल भी आते थे। मतलब रानीखेत तक पैदल जाते थे, लगभग 15 किलोमीटर पूरा। 15 किलोमीटर वन साइड। क्या बात। वन साइड 15 किलोमीटर भी हम पैदल गए। वो कष्ट तो हुआ है। और फिर पुनेला खेत तो खैर वो तो बहुत ही पगडंडी वाला मार्ग था, जिसमें दो नदियां पड़ती थी, बड़ी खतरनाक। अच्छा, मतलब वो स्टोरी है नदी पार हाँ, करने एक डोल गधेरा, एक खटगाड़। बहुत ऐसा था कि कई बार तो बच्चों के बैग बह जाते थे उसमें। अच्छा। हाँ, बहुत तेज बारिश हो रही है और बरसात के दिनों में तो बहुत हो जाता हाँ, एक दिन खुद भी बच्चा एक बह गया था, लेकिन वो पकड़ लिया गया। अरे बाप रे। और बैग तो कई लोगों के बह जाते थे, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे होते भी ऐसे थे। तो इस तरह उन दिनों कोई पुल नहीं था। बाद में फिर उस नदियों पे पुल भी बने, हमारे टाइम पे पुल नहीं था। अच्छा। तो हम लोग ऐसे पार करते थे। बहुत बड़ी नदियां तो नहीं है, लेकिन पानी का बहाव तेज होता है पहाड़ पे। गोल कह सकते हैं ना उसको, क्या कहते हैं वो पतली नदियां जो होती है? नहीं, गूल नहीं थी वो। अच्छा। वो नदी ही है टोटल, गधेरा जिसे पहाड़ी में कहते हैं। गधेरा। अच्छे खासे गधेरे हैं। हाँ। तो उसको आप अगर किसी से पूछेंगे तो वो डोल गधेरा और घटगाड़, दोनों गधेरे बहुत खतरनाक वाले गधेरे। तो वो आप पार करके स्कूल वो हम और वैसे कॉलेज जाते थे। उनमें पार करने के लिए कोई ब्रिज वगैरह कुछ नहीं था। आज तो ब्रिज भी बन गया है एक में। तो पापा ने हमें अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा जानेंगे पापा की जॉब के बारे में, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है कि आपकी जब पहली बार जॉब लगती है, तो आपकी जॉब से पहले आप जो स्ट्रगल्स करते हैं, फिर आपकी वो जॉब लगती है, कैसे लगती है जॉब, आपकी पहली सैलरी जब आती है तो आप उसका क्या करते हैं, और उसके साथ मतलब वो सारे एक्सपीरियंसेस जो भी आपके जॉब वाले रहे हैं, तो वो आप हम सबके साथ शेयर करिए एक बार। ये तो हमें भी नहीं पता है, तो हमारे लिए भी पहली बार है। एक्चुअली जॉब के लिए तो मैंने जो है 1985-86 से ही मैंने जॉब सर्च शुरू कर दिया था। मतलब पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी तैयारियां भी करते थे उस समय, और बहुत से मैंने एग्ज़ाम निकाले भी रिटर्न। मतलब उस समय राजपत्रित पोस्ट का भी मैंने एक निकाला, लेकिन उसमें फिर बाद में ये हुआ कि भाई वो वेटिंग पे आ गया, वहाँ वैकेंसी कम थी और 7-8 तक ले लिए गए, मेरा 13वां नंबर था। तो हमको रोका गया कि हाँ भाई आपको कॉल किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला मौका। तो इस तरह से हम काफ़ी उस समय तैयारी करते थे, एग्ज़ाम काफ़ी देते थे। तो इसी बीच मैंने एक एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे रानीखेत में, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में से मतलब कॉल आई कि वहाँ एक अभिलेख कार्यालय है भारतीय सेना का, तो वहाँ पे जो है एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मैंने तैयारी करी। तो उसमें हो गया, फिर प्रथम स्थान में ही हो गया मेरा। अच्छा। तो 88 था, इट वाज दिसंबर 88। ओके। तो दिसंबर में वो एग्ज़ाम जो है क्लियर होकर, मतलब दिसंबर में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल तब गया। आपकी एज क्या रही होगी? तब मेरी एज लगभग 24 वर्ष रही, 24 क्योंकि मैं 24 वर्ष तक, हाँ मैं 24 वर्ष तक तो तैयारी कर रहा था ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले में थोड़ा सा ऊपर लेवल के एग्जाम भी दे रहा था, काफी तैयारी करता था। उस समय मेरे पास काफी बुक्स भी थी, सब में उसका बड़ा संग्रह था मेरे पास, तो पढ़ता था मैं उस समय। लेकिन बात सही है, मतलब पापा की जो जनरल अवेयरनेस है वो काफी अच्छी, काफी किताबें पढ़ी मैंने उस समय। मतलब हमारे पास ना पूरा जो कवर्ड है वो भरा रहता था ऐसी बुक्स से। तो वो पढ़ा मैंने, लेकिन मैं निकला भी। मैंने जैसे आपको बताया कि उस समय में एक राजपत्रित अधिकारी वाला पोस्ट भी निकाली। मैं अब उसका नाम नहीं वो करूँगा, लेकिन अभी वो ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट थी। ओके। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब कई राउंड से उसके इवेंट बहुत सारे होते हैं, फाइनली हो गया था, सब कुछ हो गया था। आई वॉज सेलेक्टेड, बट वैकेंसी ज्यादा नहीं होने से हमको उसमें वेटिंग में रख दिया गया। नेपोटिज्म हो गया था वहाँ पे। अब हाँ, नेपोटिज्म ही समझ लीजिए, जो भी हुआ। लेकिन उस समय हम नहीं हो पाए, ऐसे मेरा उस समय तय था। बल्कि हमारे जितने वेल विशर्स थे ना, वो सब लोग हमारे पिताजी को बधाई भी देने लगे थे। कहते अब तो 75% हो गया, 25% तो कॉल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे मैं टूटा भी, ऐसी बात नहीं। मुझे लगा कि यार मतलब ये एग्जाम यहाँ तक पहुँच के भी नहीं हो पाया मेरा, तो फिर थोड़ा सा मेरे को दुख भी हुआ। लेकिन फिर मैंने एग्जाम देता रहा,
तो इधर मेरा जब अभिलेख कार्यालय में हुआ, उसके अलावा मेरा साथ साथ में 1-2 विभाग में और भी हुआ था। तो हमारे पिताजी ने कहा कि तुम बेटा ये इसी को ज्वाइन कर लो। वो जानते थे क्योंकि वो रानीखेत नगर में ही उसका ऑफिस था। तो उन्होंने कहा ये बढ़िया है यहाँ पर, और कहीं पोस्टिंग भी नहीं होती, यहीं पड़े रहते हैं, अच्छा है, घर बार भी देखते रहोगे। तो मैंने वहाँ पर फिर दिसंबर 88 में ज्वाइन किया। फिर लगभग 1.25 साल के बाद वहाँ पे स्टाफ में मतलब बोलते हैं सरप्लस डिफिशियंसी, यानी सरप्लस हो गया था, स्टाफ ज़्यादा हो गया था, तो ज़्यादा स्टाफ को एडजस्ट करना था। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमसे पूछा गया भाई आप कहाँ जाना चाहते हो? हाँ। तो हमने लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद 3 चॉइसें दी। तो मेरा फर्स्ट चॉइस लखनऊ। तो लखनऊ आपने क्यों दिया? मतलब? पता नहीं, मुझे लखनऊ से कुछ ऐसा लगाव शुरू से था। हाँ। कि लखनऊ एक ऐतिहासिक नगरी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो थी पहले बहुत पुरानी, और अवध प्रांत और ये सब मैंने इसके थोड़ा इतिहास पढ़ा था। और यहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, अक्सर हमारे ताऊजी और पिताजी भी इसी रास्ते कई बार आसाम जाते थे, तो लखनऊ में स्टे करते थे, वो भी लखनऊ से कई चीज़ें लाते थे। अच्छा। तो बचपन से एक लखनऊ का क्रेज तो था। हाँ। और दिल्ली का भी था मेरे, मतलब मैंने लेकिन दिल्ली को सेकंड प्रायोरिटी में रखा। पहले मैंने लखनऊ रखा और मेरा लखनऊ ही हो गया। हाँ। तो लखनऊ से मुझे मतलब मैं जबकि यहाँ आया भी नहीं था, तब से मुझे लगाव था नाम से या राजधानी होने की वजह से। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था ना। हाँ। उस समय ये हमारे प्रदेश की राजधानी वाला शहर था। हाँ। उस समय उत्तराखंड और ये तो बाद में बना। तो हमें वैसे भी कैपिटल सिटी में आने का एक था। हाँ। कि या तो अपने स्टेट की कैपिटल में जाएं या कंट्री की जो कैपिटल है वहाँ जाएं। हाँ। इसलिए मैंने 2 जगह को प्रायोरिटी दी है। क्या बात है। तो एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपका जॉब में या फिर करियर में आपका महाराज जी का हाथ आपके ऊपर बहुत बड़ा रहा है। तो एक किस्सा मैंने कभी सुना था आपसे, तो अगर उस किस्से को आप हम सबको एक बार बताना चाहें कि क्या था वो, कि महाराज जी ने मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं महाराज जी हमारे रानीखेत के, तो उनका हमारी पूरी फैमिली पे एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उन्होंने आपके करियर में क्या एक वो दिया, या फिर बचपन से ही आपको किस तरीके से उन्होंने गाइड किया और किस तरीके से आपको मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल, और मैं सच बताऊं, महाराज जी ने जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गया था, तो तब से वो उन्होंने मुझे जाना, और तब से मुझे उन्होंने कहा कि मतलब मुझे पहचाना कि फलान का बेटा है, ये है करके। तो वो मुझे कहते थे कि मैं इसको काफ़ी पढ़ाऊंगा और इसको मैं लॉयर बनाऊंगा, एडवोकेट बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, ऐसा उनका था विचार कि मैं ये खूब पढ़े और मैं ये एडवोकेट लायक है। बल्कि उन्होंने 1-2 हमारे इंटरव्यू भी करवाए थे, मतलब जो रानीखेत के उस समय अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। यहाँ तक कि मुझे याद है, तो उन्होंने कहा भाई जरा बच्चे का देखो IQ लेवल क्या है। तो उन्होंने भी ओके कर दिया था कि ये बच्चा जो है कुछ करेगा, इसको IQ लेवल इसका अच्छा है। तो कहा उन्होंने था कि तुमको अच्छी जगह पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बीच में ऐसी विडम्बना आती है हर लाइफ में, ऐसी डाउन मतलब होता है डाउनफॉल। तो मेरा भी एक बार ऐसे हो गया था। 10th के बाद मैंने आगे पढ़ाई में ध्यान न देके मैंने बिजनेस की ओर भी चला गया था, मैं 10वीं में ही। अच्छा। और मैंने एक शॉप थी हमारी चौबटिया में, पिताजी की थी, वो बंद कर दी थी। हाँ। तो मैंने उसको फिर उसमें कुछ शुरू किया। हाँ। और उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें रख करके एक शॉपिंग शुरू करी। हाँ। तो फिर महाराज जी कुछ दिन तो देखते रहे। फिर एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि क्योंकि मैं कुछ इसे पर्व पर गया था, तो सारे लोग कुछ ना कुछ ले जाते हैं महाराज जी के लिए, तो मैं भी अपनी दुकान वाली चीज़ लेके गया था। तो असल में वो मूंगफली थी, और बहुत अच्छी मूंगफली थी, इतनी कम से कम, और बड़े बड़े दाने की मूंगफली थी। तो मैंने कहा महाराज जी को भेंट में भी दे दूंगा मैं, कि उस समय 15 साल का रहूंगा। और आप बड़े एक्साइटमेंट से गए? हाँ, मैं 14-15 साल का था, बहुत एक्साइटमेंट था, अपनी दुकान का लेके जा रहा हूँ गुरु जी के पास। हाँ। तो महाराज जी ने उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। बोले तुम्हारे ये दिन है कि तुम दुकानदारी करो, तुमको पढ़ना चाहिए। ये मतलब उनका मोटिवेशन ही है कि जो मैं ग्रेजुएशन कर पाया, ये सब महाराज जी का ही मतलब मेरे को मार्गदर्शन रहा। क्योंकि पिताजी तो कहते कहते थक ही गए थे ना, मतलब पिताजी फिर बाद में उन्होंने कहना छोड़ दिया था। तो उन्होंने बहुत कहा, मैंने जैसे कि बताया ना कि वो एजुकेशन के प्रति बहुत सजग रहे, पिताजी काफी वो थे। लेकिन अब जब एक स्थिति के बाद बच्चा नहीं मान रहा, तो उन्होंने छोड़ दिया। कि महाराज जी ने वो ऐसे सबके सामने मूंगफली फेंकी। तो उसी समय वहाँ पे कोई इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर लोग आए थे, तो फिर उनसे कहा कि इसको वहाँ एडमिशन कराना है। भाई खाली रह के क्या करेगा इसे?
फिर मैंने इंटर किया, 12th किया, 11-12 किया। फिर मैंने रानीखेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने बीए भी किया। उस समय बीए 2 वर्ष ही होता था हमारे समय पे, तो 2 साल का फिर बीए किया। और जब मैं 88 में मेरी जॉब लगी, उस समय में एमए कर रहा था, मतलब पार्ट 1 था मेरा, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था। इकोनॉमिक्स से मैं पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे चुका था शायद। तो उसी बीच ये 88 में जॉब लगी, तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई। तब से मैं जॉब में आ गया, फिर लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया। और बीच में कुछ समय के लिए मैं दिल्ली भी गया। आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर रहा 2 वर्ष। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, और काफ़ी मतलब मुझे वहाँ के अधिकारियों ने भी बहुत सराहा, बहुत अच्छा काम किया। बट वो कुछ इंटर ऑफिस पोस्टिंग हो गई थी, सीनियरिटी का इशू आ गया था, तो मैं अपने 2 साल के पीरियड में फिर बैक आ गया। तो यहीं से मैं रिटायर हुआ, आर्मी मेडिकल कोर रिकॉर्ड ऑफिस। हाँ, मतलब जॉब भी यहीं लगी और रिटायरमेंट भी यहीं से। जॉब तो रानीखेत में लगी। ट्रांसफर्स होते रहे। हाँ, ट्रांसफर मतलब इतने ही हुए मेरे, ज़्यादा ट्रांसफर भी नहीं हुए। तो एक बार दिल्ली, एक बार रानीखेत लगे, फिर दिल्ली, फिर यहाँ। तो अच्छा, तो अभी तक आपने जैसे अभी अपना एजुकेशन के बारे में बताया, अपनी जॉब के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें हमें बताई। अभी लाइफ में ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे पहले एजुकेशन होती है, ठीक है, उसके बाद जॉब लगती है, फिर जॉब लगने के बाद होती है शादी। तो ये हमारी लाइफ का एक तीसरा पड़ाव होता है। तो आपकी शादी के भी किस्से हम सबने काफ़ी सुने हैं कि कैसे हुई थी, क्या हुई थी, और क्या आपने और मम्मी ने एक दूसरे को पहले देखा था, मिले थे एक दूसरे से, जानते थे एक दूसरे को कि नहीं जानते थे, किस तरीके का वो टाइम था कि शादी हुई थी, और आप लोग कहाँ घूमने गए थे पहली बार शादी के बाद। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करिए। बिल्कुल साझा करूँगा मैं। और क्योंकि मैं सच बताऊं कि मैं शादी से, मतलब कभी मुझे शादी में करना ही नहीं चाह रहा था, मतलब करना नहीं चाह रहा था मैं, मतलब उसमें पहल नहीं करना चाहता। हाँ, मतलब आपको सिंगल ही रहना। हाँ, मैं समझता था कि लाइफ ये बढ़िया चल रही है। और बाय द वे पापा के एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड पापा के, मोहन अंकल, हम उनको बचपन से जानते हैं, और वो भी सिंगल है, अपनी लाइफ बहुत मस्त जी रहे हैं। वो अभी भी सिंगल है वो, और रिटायर भी हो गए। हम लोगों ने साथ में जॉब करी। तो मतलब शुरुआती मेरा यही था। लेकिन घर वालों का, क्योंकि मैं दूसरे नंबर का पुत्र था अपने पिता का, तो भाई साहब की तो शादी हो चुकी थी। तो बाद में फिर एक दिन माता जी ने कहा कि अब कब करेगा, कैसे करेगा। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी शादी के समय भी, मेरी 28 प्लस था, मैं 28 हो गए थे कंप्लीट, 29 रनिंग था। तो उस समय वो भी बहुत ज़्यादा माना जाता था असल में ना, उस समय थोड़ा सा और जल्दी शादियाँ होती थी। 25 साल में ही कर देते थे। हाँ, 25 साल में हो जाती थी। तो फिर मेरे पास एक बार उन दिनों ये फ़ोन और मोबाइल तो थे नहीं, मतलब मोबाइल तो थे ही नहीं, फ़ोन भी बेसिक फ़ोन होते थे। तो कहीं कहीं तो मेरे पास मैं करा करता था फ़ोन पिताजी के लिए, चौबटिया में करता था। एक हमारे वहाँ पर रावत जी और सती जी करके वहाँ पर 2 दुकानें हैं, आज भी हैं। तो उन्हीं दुकानों में मैं बेसिक फ़ोन पे बात करता था। पिताजी आते जाते वो मैसेज ले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने मैसेज छोड़ा था कि भाई ऐसा है, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, और तुम जल्दी आओ बात करने, मतलब देखने के लिए तुम आ जाओ। तो ये मई का महीना था। मैंने कहा मई के महीने में मेरे ऑफिस में कोई एक मतलब बहुत ज़रूरी काम का एक कोई बोर्ड चल रहा था, मतलब बोर्ड समझते हो, मतलब कोई चीज़ का एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का, मतलब एक कुछ कार्रवाई चल रही थी। हाँ, मीटिंग थी। तो बहुत अर्जेंट वर्क था। तो मैंने अपने अधिकारी महोदय को बताया कि मुझे जाना पड़ेगा सर, मुझे पिताजी ने बुलाया है और मुझे लड़की देखना है। तो पहले तो उन्होंने काफ़ी मतलब मना किया कि इसमें बोर्ड हो रहा है, अब न जाएं इस समय, तो अच्छा है। फिर जब सुना कि शादी के लिए जा रहे तो उन्होंने तुरंत कह दिया, अरे बिल्कुल जाइए, क्योंकि वो मेरे से कई बार कहते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। तो मैं आप कभी उनसे भी कभी चर्चा करते थे ऐसी कि नहीं, वो खुद ही कहते थे, मतलब यार तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आप शादी करिए, शादी करिए। तो मैं जरा शादी से बहुत ज़्यादा वो था नहीं उस समय। और खुद एक वो भी नहीं कर पा रहा था, मतलब ना कभी होता पहल करने का कुछ नहीं था। तो मतलब उसका रीजन क्या था कि मतलब नहीं पता नहीं, मैं किसी को आइडलाइज किया हुआ था? नहीं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। और बट एक होता ना, एक उस समय के बच्चों में एक बड़ा एक झेप सी भी होती थी कि मतलब शादी नाम से झेप से आते हैं। शादी हम कैसे कहें अपने घर में मेरी शादी कर दो, या क्या शादी कर रहे तो हम तैयार क्यों हो जाएं, ना मतलब अभी नहीं करते हैं, इस तरह का ही था। इस तरह का ही था, मतलब एक कुछ झेप ही मान लीजिए उसको। उस समय का आज की तरह नहीं था, डिसीजन खुद लेते थे और पेरेंट्स ही डिसीजन लेते थे। तो खैर उन्होंने फिर कहा कि नहीं तुम जल्दी से आ जाओ। और हमारे
मतलब वहाँ बताया गया कि ये फला फला है कन्या, ऐसे पूरे इनके बारे में बताया। तो फिर मैं पूछा तो ऑफिसर ने भी हमें कहा कि ठीक है आप जाइए। तो फिर मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, मैं गया। तो वहाँ पर भी, वहाँ गुरु स्थान में जहाँ पर राम मंदिर है, वहीं पर हमने एक दूसरे को देखा। वैसे अच्छा, मतलब आप घर नहीं गए? घर नहीं गया मैं, क्योंकि वहाँ ये था ना कि भाई मंदिर में ही देख लेंगे, ठीक रहेगा। किसी के घर में जाओ फिर देखो, फिर मान लो मना करना हो, ये करना अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पास एक बीच में ऐसा है कॉमन एक जगह, क्योंकि इनके परिवार से भी, वो भी वहाँ के डिवोटी थे पूरे, और हम लोग भी थे। तो गुरु महाराज जी के दोनों ही बराबर स्नेह था। तो उन्होंने वहां से ये आ गए, यहाँ से मैं चला गया। इनको तो शायद पता भी नहीं था, बट मुझे पता था कि ये है कन्या। मम्मी ने बताया हुआ है हमें कि उनको तो पता भी उनको पता नहीं था, उनको ऐसे ही लाया गया था। उनकी बहन आई थी सरिता और उनकी एक दोस्त आई थी दीपा पांडे। तो दोनों लोगों ने, मतलब उन दोनों को पता था बट इनको नहीं बताया था, और मुझे तो पता था ही। तो हमने तो ऐसे ही दूर दराज से कोई अपना बातचीत नहीं हुई, खाली एक ग्लिम्स जो था एक देखा। और थोड़ी देर इन्होंने वहाँ पे बैठे, तो मतलब वही सब होने के बाद मैं उस दिन तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया, मतलब हाँ, मतलब वो ओके हो गया, हो गया तो हो गया, फिर बस हो गया। बस फिर तुरंत ही मई में देखा और जून में शादी हो गई। विदिन 1 मंथ हमारी शादी। अच्छा, एक महीने में, एक मतलब महीने का सारी भी समय नहीं तैयारियां, था, सब कुछ एक महीने, मतलब बहुत बड़ी बात है। एक बहुत महीने में बड़ी। हाँ, आने के शादी। बाद फिर हमने अपनी तैयारी करी जो भी है। तो वहाँ घर में नया नया मकान भी था उस समय। पहला कार्य उसमें मेरी शादी हुई थी। जो हमारा घर है अभी तो हमने रिनोवेट कर दिया इसको। उस समय ये बंद करके पहला इसका गृह प्रवेश तभी हुआ था, मतलब हमारी शादी हुई थी। तो ये तो मतलब लक्ष्मी आई थी घर पे। हाँ, घर बनते ही लक्ष्मी आई थी। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो शादी के किस्से में हम आपसे उसी को कंटिन्यू करते हुए जानना चाहेंगे कि शादी के अभी आपके कितने साल हो गए होंगे शादी के? पीछे मम्मी बैठी है, याद रखना है बिल्कुल। हाँ ना, वो तो याद है मुझे। उसमें क्या 93 में हुई, आप समझिए 32 साल, 33वां वर्ष चल रहा है। 33वां वर्ष, 33rd ईयर से चल रहा है अभी। 32 साल पूरे हो गए जून में, अभी ये 33वां चल रहा है। तो 33 साल शादी के, इसमें आपने बहुत सारे हाईज देखे होंगे, बहुत लोज देखे होंगे शादी के। तो ऐसा कौन सा आपका एक्सपीरियंस रहा शादी का जो बहुत अच्छा हाई पॉइंट, जो आप हमेशा याद करते हैं और जब भी उसको याद करते हैं तो एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है? और ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बहुत लो था, जो आप शेयर भी करना चाहते हैं ताकि लोग उस चीज़ से सीखें और आगे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इस चीज़ को अप्लाई करें, ताकि वो उस दौर से ना गुजर पाए? मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही हो, बट क्या पता अगर है तो आप शेयर कर सकते हैं। सच में अगर मैं बताऊं तो ऐसा कोई मोमेंट आया ही नहीं। शादी में शुरू से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी। ये अलग बात है कि कभी कभार तो कुछ चीज़ों पे हो जाता है, तकरार होती है, थोड़ी बहुत ऐसी होती है, असहमति सहमति कह सकते हैं। लेकिन हमारा इस तरह का हुआ ही नहीं जिससे मैं कह सकूं, कभी भी नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज़ में एक्सपीरियंस है ही नहीं सर। लॉस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, अच्छा ही अच्छा रहा। मतलब जो कुछ भी उन्होंने हमारा बड़ा ध्यान रखा, और हम भी जितना रख पाए होंगे, मैं नहीं कह रहा कि उतना हो सकता उनको लग रहा हो कहीं पर कोई केयरिंग में, बट केयर में भी केयरिंग ही रहा। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कोई पॉइंट हो या ऐसा कोई दिन आया हो, मुझे नहीं है। सब अच्छा ही रहा। क्या सबसे ऐसा पॉइंट कौन सा था जो सबसे खुशी वाला टाइम था, पॉइंट था शादी का? शादी थ्रू आउट आपकी शादी की जर्नी का? नहीं, पूरी जर्नी का खुशी है तब से। ऐसा कुछ है ही नहीं। हम तो शुरुआत से, मतलब जैसे 6 महीने शायद हुए थे शादी को, 6 महीने तक तो घर में रही थी। मैंने भी कहा था कि भाई वहाँ पे घर पर रहना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, घर परिवार को समझना भी ज़रूरी है। तो आप घर पे रहिए। तो कुछ समय 5-6 महीना रही थी, और उसके बाद मतलब नवंबर में हम लोग यहाँ आ गए। नवंबर में आ गई थी। हो सकता है शुरू में सेटलमेंट में इनको लगा हो कहीं दिक्कत हो सकती है। हर लड़की के अपने सपने होते हैं, कहीं पर इनको लगा कि अब तो स्टैंडर्ड नहीं है, मे भी, लेकिन मुझे तो नहीं लगा, मैं सच बताऊं। तो ऐसा कोई है हाई की हाई। जिस हिसाब से मम्मी क्या कहते हैं, जिस तरह की उसमें हर जगह इतनी अच्छे से एडजस्ट हो जाना, हाँ, वो चीज तो है, वो है ना उनके अंदर की, मतलब हर जगह जैसे भी हो। और कभी कोई शिकायत नहीं, अगर नहीं है या कोई चीज है, अव्वल तो मुझे ही जो समझा देती है कभी कभी। जैसे मैं कोई चीज को लेकर के परेशान हो जाऊंगा ना कि मेरे ये होना चाहिए, वो कहती है कि अरे हो जाएगा, नहीं भी है तो क्या हो गया। तो इस तरह से उन्होंने मतलब मुझे वो किया। और मेरे ऑफिस को थ्रू आउट 33 साल तक, मतलब मुझे ऑफिस भेजने का भी श्रेय उन्हीं का है। ये तो मैंने अपने रिटायरमेंट के दिन भी ये बात कही थी। मैं आज पुनः कह रहा हूँ कि अगर मुझे
क्योंकि हम मॉर्निंग आवर्स वाले थे, मतलब 8 बजे ऑफिस हो जाता था, वो भी भारतीय सेना का ऑफिस है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ थोड़ा लेट हो जाए कुछ हो जाए, तो वो सब समय से भेजना, और वो भी कभी कभी भूखे पेट नहीं भेजा, प्रॉपर नाश्ता करा के या नहीं तो पैक करके सारा कुछ, और दोपहर में आते ही भोजन तैयार। तो ये बहुत बड़ी वो है ना, तो फिर उसमें आप क्या कमियां निकालेंगे आप बताइए। और अब देखा जाए तो मतलब कोई भी ऐसा कुछ पॉइंट है ही नहीं, सब है ही है, सब बढ़िया। क्या बात, आज तक वही चीज चल रही है हमारी। ये तो हम सबके लिए बहुत बड़ी सीखने की बात है कि शादी इतनी अच्छी से चली कि लॉस कोई दिखे ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ और एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो शादी के बाद आते हैं बच्चों पे। तो एक बच्ची तो मैं हूँ, बड़ी बच्ची, ठीक है, एक छोटी है हमारी समृद्धि जो अभी पंतनगर में पढ़ाई कर रही है अपनी, और दोनों बच्चों के होने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं लाइफ में, और किस तरीके से उनको बच्चों को भी मैनेज करना है, जॉब करनी है। तो जैसे मुझे पता है कि मम्मी भी पहले जॉब करती थी, तो कैसे आप लोगों ने, मतलब मेरे होने के बाद, क्योंकि मुझ में और मेरी बहन में 10 साल का अंतर है, तो किस तरीके से आपने मुझे मैनेज किया, फिर उसके बाद समृद्धि के लिए किया सारी चीज़ें, कैसे हुआ बच्चों का पूरा? बिल्कुल, बच्चे तो खैर मेरे दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं ये कैमरे के आगे नहीं कह रहा हूँ, या तुम इंटरव्यू ले रहे हो इसलिए नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, आई एम प्राउड बोथ ऑफ यू, इसमें दो राय नहीं कि दोनों बच्चे अच्छे अपने फील्ड में, दोनों मतलब एक लड़की के पिता को और क्या चाहिए कि बच्चे संस्कारवान हों, बच्चों में आप किसी तरह का ऐब न देख पाएं जो समाज में आजकल चल रहा है। तो दोनों बच्चों का मैंने देखा कि शिक्षा के प्रति उनका लगाव, पढ़ाई करना और घर के प्रति समर्पण, माँ पिता के लिए उनका एक जो भाव है, वो भाव दोनों बच्चों में मेरा आज भी वैसे ही बरकरार है। और बचपन में ये पता नहीं इसको कहते हैं गुरु कृपा या माँ बाप के आशीर्वाद, तो ऐसी संतान मिलना ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा वो है। दोनों बच्चों के होने में मतलब हमें बहुत अच्छा, मतलब जैसे लोगों ने तो ये भी कहा ना कि यार तुम्हारे दोनों बेटियां हैं, बेटा नहीं है, हाँ, तरह तरह की भी हुई, इस तरह के भी लोगों ने कहा, उलाहनाएं दी, मम्मी को भी दी और मुझे भी कहा। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये बहुत छोटी सोच है, अगर लड़का या लड़की कुछ भी नहीं होता, आपको ये होता कि अच्छे बच्चे हो जाए, मतलब वो कहीं से अपंग ना हो, कोई पता नहीं किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ जुड़ा हुआ है, कोई शरीर में ऐसे अपंग पैदा हो जाते। और फिर जब तुम लोग इतने बौद्धिक उससे दोनों स्वस्थ रहे, तो मुझे तो लगा कि इसमें कोई फर्क नहीं है, ईश्वर जो भी आपको दे उसको सहज जो है वो करना चाहिए। और मुझे इतना भी उसका वो नहीं है, और मुझे बहुत प्राउड, मैं कहता हूँ आई एम प्राउड फादर ऑफ माय डॉटर्स। मतलब आजकल वैसे भी लड़का लड़की में कोई फर्क है नहीं, करना भी क्योंकि नहीं आप लड़के भी आजकल बाहर जा रहे हैं जॉब करने, लड़कियां भी बाहर जाती हैं, लड़कियां भी घर आती हैं मिलने के लिए, जैसे मैं आई भी हूँ वैसे ही लड़के भी आते हैं बिल्कुल। तो कोई डिफरेंस है नहीं लड़का लड़की में बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत पुराने टाइम की बात होगी। नहीं, पुराने टाइम इसलिए था कि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे ना, तो अब उनको फिर गांव में शादी कर दी जाती थी काम करने के लिए, तो वो था। तो हमने भी बच्चों के एजुकेशन में ही फोकस किया, हमने चाहे अपने कम बजट में मैनेज किया, लेकिन हमने बच्चों की पढ़ाई में कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं किया शुरू से ही। मतलब अच्छे से अच्छे जो हो पाता है, शहर के अंदर लखनऊ में अच्छे स्कूल थे, वहां पढ़ाया और बच्चों ने भी उसमें साथ दिया। अगर वो पढ़ते ही ना या बिगड़ जाते, या तो बिगड़े भी नहीं, वो अपना लाइन पर रहे तो बढ़िया से। फिर जैसे कहा कि हमें बाहर पढ़ना, हमने वहां पढ़ना, ये पढ़ना, तो पढ़ा। और पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रखी, और यही कारण है कि अपने पैर पर खड़े हो गए। और ईश्वर की कृपा से मतलब हमारी बड़ी बेटी यानी तुम एक बहुत अच्छे ससुराल में और बहुत अच्छे दामाद हमको मिले, जिसका कि मुझे बहुत गर्व है। तो ऐसे होने से अब दूसरी के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जब पहले का अच्छा हुआ तो उसका भी बढ़िया ही होगा, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा है। अब एक बेटी की जगह हमें एक बेटा भी समझ लो मिल गया दामाद के रूप में। तो हम तो अब बच्चे कहने में अभी तक हम 3 बच्चे समझते हैं अपने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो मित्र भी हमें बहुत अच्छे मिले, मतलब तुम्हारे जो इन लॉज हैं सास ससुर, वो भी हमारे बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। तो ये सब अच्छा ही अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं गुरु कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद यहीं पर देखा जाता है। बिल्कुल, तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, तो दोनों बच्चों के कैरेक्टर्स में भी तो काफी डिफरेंस होगा, मतलब एक क्या कहते हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक मैं बता रहा हूँ होता है। देखो एक कहावत है ना कि एक पिता के विपुल कुमारा, तो दोनों एक से तो होते नहीं है।
बिल्कुल। दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं होती। तो ऐसे ही मेरे बच्चों में भी दोनों में थोड़ा सा स्वभाव में, मतलब जैसे बड़ी का स्वभाव क्या है, सामने ही कह रहा हूँ ऑन कैमरा, थोड़ा मतलब जो इस चीज को ठान लेगी वो फिर करेगी। उसका यह है कि फिर उसको मतलब अच्छी चीज कहीं उस बारे में नहीं, मतलब मुझे ये करना है तो करना है। अगर आप उसको दूसरी एडवाइस भी करेंगे, नहीं आप वो ठान लिया। तो ये एक स्वभाव है। बाकी छोटी वाली क्या है कि वो बड़ी वाली पढ़ने में मतलब तो दोनों ही बच्चे अच्छे रहे। मतलब अगर देखा जाए, मुझे याद आता ना पीटीएम से ही मुझे पता लगता है जब पेरेंट टीचर मीट होता था, बहुत मेरी मतलब नर्सरी से ही, तो कभी भी मैंने तुम्हारे बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि मतलब कोई टीचर ने ऐसा कहा हो। और जब मीटिंग होती तो हमसे कहते थे, अरे शैलजा के बारे में क्या कहना सर, बहुत अच्छा, आप साइन कर दीजिए आप। तो कुछ पूछने की जो जरूरत ही नहीं होती थी, मार्क्स भी अच्छे होते थे, क्लास में अच्छा वो होता था। तो मतलब वो अप टू 12th में से ये कहा गया। लेकिन समृद्धि के उसमें थोड़ा बहुत ये सुनने को मिला कि थोड़ा टॉकेटिव है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, थोड़ा टॉकेटिव है, बातूनी ज्यादा है क्लास में। तो ये स्वभाव में थोड़ा फर्क है। बाकी दोनों बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार हैं और दोनों माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, अपनी फैमिली, पूरी हमारे इंटायर फैमिली के प्रति सब लगाव रखते हैं और अपना पराया समझती हैं। और हम लोगों का दुख दर्द भी समझते हैं कि मम्मी पापा से कोई चीज़ में मतलब हम हेल्प कर पाएँ, आ करके कुछ काम आती है वो छोटी वो लग जाती है काम में, हमको नहीं करने देगी, मम्मी को नहीं करने देगी, पढ़ाई भी करती है। तो थोड़ा बहुत स्वभाव में मतलब हल्का सा वो रहता है। बाकी बच्चों का ये है कि जैसे मैं जितनी शांत हूँ वो उतनी वो थोड़ा सा बातूनी है, बस इतना है, वो बातूनी है। लेकिन वो बातूनी वो होना भी एक अच्छा, वो भी ठीक ही है ना। किसी किसी का वो स्वभाव भी अच्छा लगता है, मतलब होना चाहिए घर में। हाँ, वो उसकी पर्सनालिटी पर अच्छा लगता है। अपनी अपनी पर्सनालिटी हो जाती है। लेकिन वो ऐसी है कि वो सबके सामने नहीं खुलती है। हाँ, लेकिन जिसके सामने खुल जाए तो फिर आपको बोलना पड़ता है कि अब चुप हो जा। हाँ, वो इस टाइप से रहती है उसका। बस टॉकेटिव करके उसको वो टीचर बोलते थे ना कि और कुछ नहीं, कभी कोई शिकायत मतलब मैंने ऐसी तो सुनी नहीं जिससे माँ बाप का सर से झुक जाता है। ऐसी शिकायत तो मैंने कभी नहीं सुनी किसी, मतलब अप टू 12th स्टैंडर्ड दोनों बच्चों ने मेरे आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, इंडियन आर्मी AWES द्वारा चलाए जाते हैं। उससे पहले केवी में भी पढ़ा आपने। और दिल्ली के छोटे कुछ पब्लिक स्कूल थे उस समय, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट, और इसने भी सेंट मैरी से स्टार्ट किया था। और आपने यहाँ चिल्ड्रंस पैराडाइज से स्टार्ट किया था, जो कि बहुत अच्छा इंदिरा नगर में बच्चों का स्कूल था। फिर दिल्ली में पढ़ा, तो फिर केवी भी आए, फिर केवी के बाद अभी APS में आए। तो APS में दोनों बच्चों ने मेरे 12th वहीं से किया और बहुत अच्छा लगा मुझे कि दोनों अपना पढ़ाई में अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या बात है, आज तो बहुत तारीफ हो गई। स्वभाव वाइज तो है, स्वभाव वाइज तो थोड़ा बहुत रहता है ना। मैंने कहा कि किसी का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी बना होता है और उसका कोई दूसरा समझ लेता है, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, वो भी एक अच्छे सेंस में। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मुझे ये कोचिंग करनी है तो करनी है, मुझे ये वाली पढ़ाई करनी है तो करनी है, और ये वाला एग्जाम मुझे नहीं देना है, पापा ला कह दें फॉर्म भर दो इसका, नहीं देना है, ये मुझे करना ही नहीं है। तो उसके लिए अब वो समृद्धि में बिल्कुल अभी अपोजिट है। उससे जो कह देंगे ये वाला भर दो, ठीक है ये भी भर देगी, ये वाला दे दो, ये भी दे देगी। वो मतलब ऐसा कुछ है थोड़ा इसमें, इस नेचर मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब एक जैसे मैं हूँ तो मेरा ऐसा है कि जो है वो नहीं करना है, बस जो ठान रखा वही करना है। और समृद्धि थोड़ा सुन लेती है। हाँ, थोड़ा सुन लेती है, बस ये है। बाकी बच्चों में मेरे मतलब मैं तो बहुत अपने आप को प्राउड फादर समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, बच्चे मेरे दोनों बहुत अच्छे हैं। नहीं, हम भी बहुत प्राउड किड्स हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले। नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता भाई तभी मैं बोल रही हूँ। कहाँ कमी भी रही होगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहते थे ना एक बार कि मैं अपने फादर को सबसे अमीर समझती थी करके, तो वो तो अभी भी है, ऐसी कोई तो बात नहीं। वो जो चीजें थी मैंने कभी रिवील नहीं होने दी। मतलब तभी तो समझते थे। बिल्कुल सही बात। आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती थी वो पहले आ जाती थी। नहीं, हमेशा यही रहता था कि जैसे जब हम छोटे थे तो पापा ने हमेशा यही बोला है कि तुम्हें जहाँ पढ़ना है, जो कोचिंग करनी है, जिसके पास जाना है तुम जाओ, पैसों का कभी मत सोचना। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग जो हैं वो बहुत तो तुम्हारी मम्मी ने एक दिन मेरे से कहा हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास पैसों की तुम्हारी मम्मी ने, हाँ, मम्मी ने एक दिन मेरे से कहा कि ऐसा मत कहा करो, उनको अपनी वास्तविकता बता दो। मैंने कहा क्यों बताना,
उनको क्यों बताना, बच्चों के मन में क्यों रखना है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। और कमी भी कभी नहीं हुई, मतलब हाँ। ऐसा कभी नहीं, नहीं तो हुआ ये कि तो मेरे को ईश्वर कोई ने कोचिंग और- के लिए मेरे को अंदर से सोचना पड़ रहा है कि शिट मैं कोचिंग नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे जहाँ जाना है, दिल्ली से करनी है, टाइम इंस्टीट्यूट से करनी है, कहीं से भी करनी है, कैट की करो, गेट की करो, इसकी करो, कभी पढ़ाई में कभी भी मतलब हाथ तंगी नहीं। नहीं, ये तो खैर हमने कहा कि मैंने क्या कहा आपसे कि मतलब पढ़ाई के लिए कभी कमी होने ही नहीं देंगे, हमने ये सोचा था। चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे अपने कुछ खर्चे कर्टेल कर लेंगे, कुछ ऐसी कमी कर लेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए जो वो कहेंगे करना है। तो ईश्वर ने उसको मतलब पार भी लगाया था, क्योंकि हम तो बहुत बड़ी नौकरी तो थी नहीं, लेकिन जो भी है मैं तो उस नौकरी को बहुत अपना वो मानता हूँ, और उस जॉब के प्रति मेरा बहुत मतलब समर्पण भी रहा। और मैं आज भी बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इंडियन आर्मी के साथ जॉब किया, और जहाँ भी किया मतलब मुझे भी काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले ड्यूरिंग माय सर्विस, और ये तमाम प्रमाण पत्र इसके उदाहरण हैं, और भी मेरे पास बहुत से हैं ऐसे बेस्ट उसके, और कभी भी कोई अंगुली उठी नहीं। तो मैं उस अपने विभाग को बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आप लोगों की पढ़ाई में भी बड़ी हेल्प हुई। हमारा तो जो हमारा टाइम जो ग्रोथ वाला रहा है, तो हमने तो हमेशा ही कैंट एरिया देखा, आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा, तो मतलब माहौल हमेशा से वो आर्मी वाला रहा है। तो उससे एक अलग ही एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था कि हम इंडियन आर्मी के क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में रहते हैं और पढ़ते हैं, और हमारे पापा जो हैं वो इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। बहुत अच्छा रहा, रियली मतलब बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था। ओके, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास कि टाइम मशीन तो आपको पता ही होगी कि टाइम मशीन आपको क्या कहते हैं पास्ट में लेके जाती है, और आप कुछ भी उससे अगर पास्ट में कोई चीज़ ऐसी बदल दें तो आपका फ्यूचर भी आगे बदल जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक टाइम मशीन हो और आप अपने पास्ट में जाएं, ठीक है, फ्यूचर में नहीं जाना है उसको लेके, पास्ट में ही जाना है। पास्ट में जाएं और एक कोई छोटी सी अपनी लाइफ में कोई एक छोटा सा कुछ चेंज कर दें, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कर दें जिससे आपको पता हो कि मेरा फ्यूचर इसके बाद कुछ अलग ही हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ का आप चेंज करेंगे? वैसे तो ऑब्वियसली हम सब अभी तक जान ही चुके हैं कि लाइफ बहुत अच्छे से रही है और अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक छोटी सी चीज़ चेंज करनी हो तो वो आप क्या करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि अगर चेंज करना हो तो वही बचपन ही एक बार फिर ऐसा आ जाता, तो फिर ऐसा माहौल मिलता, फिर और थोड़ा पढ़ने की और अच्छा वो होता। जैसे कि जो एग्ज़ाम मैं उस समय दे रहा था उसकी मैं और तैयारी कर लेता। आज के समय में ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मैंने बहुत तैयारी से मैं करता था, तो मतलब मुझे और कुछ नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मतलब बहुत बड़े पद पे चले जाएंगे, बहुत बड़ा, मतलब एक लगता था कि कुछ तो कर पाए ऐसा, जिससे तो अभी वो लगता है कि एक वो चीज़ की तैयारी छोटी है, मतलब ना जैसे तो लगता है कि अगर वो वाला मौका एक बार मिलता तो फिर से मैं तैयारी करता और कुछ समय के लिए फिर एक एग्जाम निकाल लेता। अच्छा, टाइम मशीन से तो मेरा यही है कि बाकी तो सब बढ़िया ही बढ़िया रहा, लेकिन वो एक चीज का ना रह गया कि यार तैयारी नहीं हो पाई। उधर एज आ गई, फिर वो 24 इयर्स हो गए, जॉब ज्वाइन करना जरूरी हो गया, उसके बाद फिर आगे जॉब के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती। तो वो तैयारियों का जो समय था वो एक तो थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस आज के हिसाब से, और तब में काफी फर्क भी था ना, पेरेंटिंग में भी और उसमें भी, मतलब उतना ज्यादा वो नहीं था। आज के इतना सोशल मीडिया के जमाने में इतना सब कुछ अवेयर है, इंटरनेट के जमाने में, उस समय ये कुछ नहीं था। पहले से तो मैगजीन्स आती थी, आप उसी से कर लो, लेकिन आप अपडेट रहना बहुत मुश्किल होता था। न्यूज़पेपर भी हमारे रानीखेत में, मतलब सुबह वाला जो न्यूज़पेपर यहाँ 5 बजे घर में पड़ जाता है, वो न्यूज़पेपर वहाँ रात को मिल पाता था, कभी कभी दूसरे दिन भी पढ़ते थे, क्योंकि मिल ही नहीं पाता था। तो उस समय ये एक रहता है कि जैसे आज के इस अच्छे सुगम वातावरण में हर चीज जबकि इस समय अवेलेबल है, तो आप सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा और पढ़ाई का मौका मिलता तो अपने करियर को और बनाते। बाकी तो वो चीज पापा हमसे भी कहते हैं कि तुम्हें तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, अगर हमें मिला होता तो हम अभी क्या होते। तो वो मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे चीजें जो थी वो उतना वो वक्त निकल जाता ना। किसी ने वक्त का एक वो डिपिक्शन बताया ना कि वो आगे गया है, गंजा है, वो वक्त निकल गया, अब उसका क्या पकड़ोगे? गंजा है, कुछ दाल आल भी तो नहीं है, वो बढ़ गया आगे, अब पकड़ना है आपको। तो वक्त जब निकल जाता है उसके बाद कुछ हाथ नहीं, वक्त एक गंजा आदमी है जिसे आप वक्त एक गंजा आदमी है, वो जो है उसको आप नहीं पकड़ पाओगे। तो वो समय अब हमारा चला गया ना, तो काश वो लगता है कि नहीं वो गंजा भी पीछे ही हो
और हम गंजे को आगे आने न दें। तो वो एक अच्छा यूटिलाइज करने का मन करता है। बाकी तो सब बढ़िया ही रहा। क्योंकि वो एग्जाम भी जो आपने निकाला था, एक बार क्लियर किया था, वो भी आपने एक फर्स्ट ही बार टाइम दिया। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मैंने। उसके भी अगर आप 2-3 अटेम्प्ट्स देते आप ये बताइए कि हाँ। मतलब जब हम वहाँ पे दौड़ रहे थे ना, जब पहला इवेंट उसका फिजिकल था, तो जब मैं फिजिकल फिटनेस में मतलब मेरा, मुझे आज भी याद है, मेरा 1593 चेस्ट नंबर था। और ट्रैक पर हम दौड़ते थे 1600 किलोमीटर की दौड़ में, 1600 मीटर की दौड़ में, सॉरी 1600 मीटर की दौड़ में फर्स्ट नंबर। अच्छा। तो लोग आ गए भाई 1593 कौन है, अच्छा। मतलब पूछने लगे आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं रानीखेत से। हाँ। बोले आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं क्या? मैंने कहा मैं कभी दौड़ता नहीं, पहली बार दौड़ा हूँ। हाँ, और मेरा हाई जंप मैक्सिमम हो गया था। हाई जंप उसके ऊपर उनके पास नहीं था, मतलब अच्छा। स्केल वो पूरा हो गया था। लॉन्ग जंप भी मेरा अच्छा था, डिस्कस थ्रो सब बहुत बढ़िया रहा। मतलब उसमें निकलने के बाद फिर रिटर्न निकला, रिटर्न भी निकाल फिर लिया, इंटरव्यू भी हो वो गया, भी निकाल दिया, इंटरव्यू भी सब हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो किस लेवल का एग्जाम रहा होगा। तो वो तो मतलब अधिकारी लेवल का एग्जाम था, समझ लीजिए हजारों बच्चों में। मतलब जिस दिन हम पहले उसमें अपीयर हुए थे ना, तो उस समय लगभग जो है उसमें 35,000 बच्चों ने एक साथ अपीयर हुए थे, जिसमें से मतलब फाइनली 104 लोग रिटर्न पास कर पाए थे। मतलब 2 इवेंट हो गए थे। अब थर्ड इवेंट था, थर्ड इवेंट इंटरव्यू का था, जिसमें कि एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग विभागों से अलग अलग स्पेशलिटी के ऑफिसर्स होते हैं। तो वो फिर 1 by 1 इंटरव्यू होता है। तो वो भी मैंने वहीं देखा, ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, क्या होता है। तो उस समय का मतलब बहुत अच्छा वो था, मुझे पूरी उम्मीद भी थी, लेकिन मैं हो भी गया था। मतलब मेरा 13th नंबर पे मेरा था। तो 13 नंबर पर वैकेंसी थोड़ा सा वो हो गई, वैकेंसी क्लोज हो गई। हाँ, वो पहले ही कम हो गई। तो मेरे ख्याल से 8 या 9 में क्लोज हो गई। तो उनको कहा गया कि ये इनका भी होगा, कोई नहीं, वेटिंग में रखा जाता है अगले। फिर वो नहीं आया। उस चीज़ का रहा थोड़ा सा कि मतलब वहाँ तक हम गए, सिर्फ वही 12, 13, 14 लोग शायद निकले। तो मैं मतलब मुझे अब नहीं जानता हूँ, मेरा 13 नंबर 86 था ये साल 1986। वो लगता है कि वो चीज़ में ना थोड़ा सा और तैयारी करने का वक्त मिलता, क्योंकि उस समय भी एक होता है ना, मैंने बताया आपको कि 10th तक तो पढ़ाई के बाद फिर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहे कि मतलब बिजनेस की ओर चला गया मन। और फिर पढ़ाई में फिर जिस दिन महाराज जी ने वो मूंगफली फेंकी, उसके बाद से फिर पढ़ने में कुछ ऐसा मन लगा। फिर मैंने बीए भी कर लिया, रेगुलर किया, मतलब कोई प्राइवेट कैंडिडेट नहीं, रेगुलर कैंडिडेट। और फिर मैं एमए भी कर रहा था 8 साल से, मेरा फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम चल रहा था, उसी भी सिलेक्शन हो गया। तो फिर नहीं किया। तो वो चीज़ का थोड़ा रहता है कि हाँ भाई, अगर एक और समय मिलता तो थोड़ा सा और अच्छी तैयारी करके एक बार वो ओहदे को पाना चाहते थे, जो ओहदे को मतलब मेरा बड़ा वो ड्रीम था कि हाँ मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मतलब मैं कुछ कर सकूं ना, अपना डिसीजन लेके समाज के लिए, वो था। लेकिन फिर भी आप अभी रिटायरमेंट के बाद भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं और अपने आप को इतना मतलब यूजुअली मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद लोग बूढ़े से लगने लग जाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, बस दिन भर सोते रहते हैं। तो वो वाला दिनचर्या नहीं है। मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। उसके बाद सोसाइटी में यहाँ पे जितनी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे कहीं पे इनवाइट्स आ रहे हैं कि आप आइए, यहाँ पे देखिए, आप इसको जज करिए। तो इस टाइप का मतलब एक सोसाइटी में भी इतना एक्टिव रहना, तो वो चीज़ तो पर्सनालिटी का एक ट्रेट है ही, जो हम सबको ही इंस्पायर करता है। एक कोई सीख आपकी लाइफ लेसन की जो आप अपने सारी आने वाली कितनी ही पीढ़ियों को देना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो तो हमारा यूट्यूब पे रहेगा, तो जाने कितने ही लोग आगे उसको देखेंगे। तो कोई ऐसा आपका लाइफ लेसन जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक कोई आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन जो आप हम सबको बताना चाहते हैं। नहीं, मैं सबसे बड़ा लेसन मेरा यही है कि समय को जरूर समझें, क्योंकि टाइम एक बार चला जाता है ना, फिर आप हाथ मलते रह जाते हो, क्योंकि समय अब वो लौट के नहीं आता। जैसे आज मतलब वो टाइम अगर काश होता ना कि अब काश में अभी ऐसा होता तो अभी मैं ये भी कर लेता, तो वो चीज़ें निकल जाती हैं। बाकी क्या है कि वेल ऑर्गेनाइज रहना चाहिए और अपनी बात को, अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर पाएं और एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए। उत्संखलता में नहीं जाना चाहिए कि हाँ हो और ये सब, एक मतलब बचपन से एक वो रहे कि अच्छे डिसेंट वातावरण में रहें, डिसेंसी मेंटेन रखें।
जहाँ पे भी जाए कि हाँ ये अमुक बच्चा, ये अमुक उनका बेटा है, ये ऐसे करके एक अपनी पहचान बनाना चाहिए। जैसा कि आजकल समाज में हो रहा है, कोई नशे की तरफ जा रहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशा कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट से शुरू होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे ये दुनिया भर के ड्रग्स ले रहे हैं और ड्रिंक्स ले रहे हैं और ये तमाम तरह के ऐसे बहुत हैं। मतलब आज समाज हमारा बर्बाद हो चुका है नशे में। तो ये नशे की ओर न जा करके उनको थोड़ा सा अपने करियर के ओरिएंटेड होना चाहिए, करियर में लगें, क्योंकि समय ही बहुत वो है, समय कल को निकल जाएगा ना, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज अब मैं कुछ चाह के भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब समय चला गया। इसलिए मैं अपनी क्रिएटिविटी में रहता हूँ कि चलो वो नहीं तो समाज में कुछ ना कुछ तो करते रहो। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग को चुना असल में। मेरा अगला सवाल यही था, मेरा आखिरी सवाल इस वीडियो का। और मेरा अगला सवाल ये कि ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आजकल जैसे हम देख रहे हैं बहुत ट्रेंड हो गया है ब्लॉगिंग का, हर कोई अपने ब्लॉग्स बनाता है, अपनी लाइफ शेयर करता है, लेकिन आपका क्या मोटिवेशन है ब्लॉगिंग करने का? देखो देखिए, अगर मेरा उद्देश्य पैसा कमाना होता तो मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे 2-3 जॉब की ऑफर भी आई। तो 2-3 जॉब की ऑफर आई इसी लखनऊ में, तो मैं चाहता तो उसको ज्वाइन कर सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मतलब मैंने कहा जब मैंने 35-36 साल की जब सेवा कर ही ली है और अभी गवर्नमेंट ने मुझे इस ओर कहा है कि भाई अब री-अटायर, हमारे एक अधिकारी बोलते थे कि रिटायरमेंट इज री-अटायर, अब आपको दूसरे अटायर में आना है, तो अपनी लाइफ स्टाइल को भी आपने चेंज करना है उसी हिसाब से ना। अब फिर उसी ऑफिस में वही काम में क्यों? तो मैंने उसी को अगर मनी अर्निंग के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया, मैं पहली बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने इस उद्देश्य से बनाया कि मतलब मैं कुछ इंटरटेन कर पाऊं या कुछ अच्छा सा दिखा पाऊं। जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे कभी मैं संगीत का शौक रहा मुझे, तो कभी मैं थोड़ा सा गा लेता हूँ। मतलब मैं बहुत ऐसा गायक नहीं हूँ, वो कहते हैं ना कि मतलब अपनी खुशी के लिए एक बाथरूम सिंगर टाइप का हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़े इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ 1-2, तो ऐसा लगता है। और दूसरा अपनी डेली लाइफ स्टाइल को, जैसे मैं घूमता हूँ या मैं वॉक करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, तो उससे दूसरे को भी प्रेरणा मिले कम से कम। भाई इस एज पे जाके लोग सोचते हैं कि यार रिटायर हो गया अब तो बिस्तर पर पड़े रहो और खाना खा के अपना पड़े रहो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर जॉब नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, जॉब करना, ऑफिस में बैठ के काम करना और बदले में सैलरी लेना ही कोई वो नहीं है। आप बिना उसके भी आप कुछ भी कर सकते हैं। समाज में आप मुझे देखते हैं कि यहाँ तमाम जगहों से, जैसे आपने कहा कि वो आपको बुलाते हैं, तो हमारी संस्थाएं हैं यहाँ पर काफी, वो संस्थाओं से मुझे भी इनविटेशन आता है कि आप चलिए वहाँ चलिए, तो जैसे आपको बुला के कल मुझे बुला के वो वेट करते हैं। इतने मतलब उनमें स्नेह है मेरे प्रति कि कुछ ना उन्होंने देखा होगा कि समाज के प्रति या जोड़ना भी चाह रहे हैं। वो अभी कह रहे हैं कि आप हमारी संस्था से मतलब परमानेंट जो है मेंबर बन जाओ। तो मैं ऐसे ही समाज के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरा नौकरी के दौरान भी आपने देखा होगा हमारी जो एक संस्था थी अपनी, एक एसोसिएशन बोलते हैं उसको, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड होती है, उसका भी मैं पदाधिकारी रहा हूँ। मैं उसका चेयरमैन भी रहा और वाइस चेयरमैन भी रहा, और बहुत लंबे समय तक मैं उसका सेक्रेटरी रहा, महामंत्री, सचिव। तो वो एक चीज तो है अंदर में कि मतलब समाज के लिए मतलब कुछ कर पाए करके ना, इस तरह का एक वो है। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग भी शुरू की। मैंने कहा कम से कम मैं अपनी एक चीजें वो रख सकूं और डिजिटली अपना एक मेमोरीज को भी मैं उसमें रखना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि अपनी मेमोरीज बना रहे हैं फैमिली की। कल बच्चे भी देखेंगे कि हमारे ऐसे भी परिवार में ऐसे लोग हैं कि मतलब इस तरह से बनाए, कुछ अच्छा लगेगा। मैं बहुत ज्यादा ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कंटेंट क्रिएटर हूँ या बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग हूँ। एकदम अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत आसपास का दिखा के मतलब अपनी एक यादों को संजो के रख रहे, और यही मेरा उद्देश्य है इसमें। प्रति मैंने ब्लॉगिंग को चुना कि चलो अपना समय भी पास होगा। एक तो मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल, तो खाली नहीं रहेंगे, कम से कम थोड़ा सीखेंगे कैसे बोल सकते हैं, कैसे बढ़िया कर सकते हैं। कभी कोई कंटेंट तो अच्छा भी मिलेगा, कोई तो ऐसा भी मिलेगा कि समय के साथ धीरे धीरे चीजें सीखी जाती हैं। जैसे अभी आप एडिटिंग, तो मतलब मैं बता दूं कि एडिटिंग कोई और नहीं करता है घर पे, पापा खुद ही करते हैं। मैं खुद ही एडिटिंग करता हूं, जबकि मेरे लिए भी एडिटिंग नया था, लेकिन मैंने उस टूल को जब देखा तो थोड़ा बहुत कोशिश की, तो अभी कर पा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा एडिटिंग हो रही है, मतलब इतने अच्छे एप्स जो है, VN ऐप, कैनवा ऐप, ये सारे खुद आप उसके मैं थंबनेल्स वगैरह खुद ही बना रहा हूँ और खुद ही जो है मैं उसको एडिट करता हूँ। तो ये भी स्किल्स है। और इसको दिन भर शूट भी खुद ही करता हूँ।
मतलब हाँ। कोई मेरे पास फोटोग्राफर नहीं होता या कोई ऐसा है ही नहीं, मतलब मैं मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा वो स्रोत नहीं है कि हाँ। इससे मुझे पैसा कमाना है। मैंने आपको बताया पैसे कमाने होते तो नौकरियां छोड़ दी है मैंने। हाँ। अभी मेरे को 2-3 इसी शहर में अच्छी नौकरियां भी मिल जाए, हाँ। तो नहीं करी। मैंने कहा चलो बहुत कर लिया। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम लोग सुनते हैं पुराने आप लोगों के जब किस्से, आप अपने दादाजी के किस्से बताते हैं या अपनी बुआ, जो आपकी बुआ थी, उनके किस्से आप बताते हैं, तो वो हमारे माइंड में एक मेमोरीज ही बनती है। लेकिन हमारा एक मन करता है कि अगर हाँ। उनकी फोटोज होती या वीडियोस होती तो हम देखते। बिल्कुल। तो एक ये मेमोरीज जो आप बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो ये सालों साल तक पड़ी रहेंगी उसमें। और हम तो देख ही रहे हैं, हमारे आने वाली कितनी जनरेशंस जो हैं उनको एक रिफ्लेक्शन होगा कि अच्छा ये था परिवार, ऐसे थे बिल्कुल लोग। बिल्कुल। वो वीडियो के रूप में रहेगा तो और अच्छा है। लोग और तो अच्छा फोटो में लगेगा। एल्बम रखते हैं ना, हाँ। तो वैसे ये वीडियो एल्बम है एक प्रकार से। वीडियो का उसने एक यूट्यूब ने ऐसा एक मौका दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है आज के ज़माने में, तो अपनी यादों को करके रख रहे हैं। और इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, और अधिक लोग हो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उतने लोगों कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। कोई मुझे कुछ एडवाइस करेगा कि भाई इस तरह का दिखाओ, कोई कहेगा ये गलत है, ये सही है, तो उसमें फिर मैं कुछ सीख पाऊंगा ना, क्योंकि अभी मैं सीखने की ललक है। ऐसा नहीं है कि अब मैं बैठ जाऊं आराम और से। हमेशा यही होनी चाहिए हाँ। लाइफ में, चाहे आप कोई भी एज हो, एज इज जस्ट अ नंबर। और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहना बस, चाहिए बस, अपनी बस। लाइफ में, ताकि आप ग्रो करो और बिल्कुल। सीखते रहो बस, हाँ, क्योंकि तो- लाइफ सीखने के लिए ही है। बिल्कुल, तो इसीलिए चैनल मैंने स्टार्ट किया। बल्कि मैं तो इसको लास्ट ईयर जनवरी में कर दिया था, जब कुंभ मेला था। हाँ। 144 वर्ष बाद जब महाकुंभ प्रयागराज का हुआ था, उस समय मैंने सोचा कि यार जो लोग प्रयागराज नहीं आ पा रहे, कम से कम उनको अपने दिखा। मैंने लाइव भी किया वहाँ से, फेसबुक लाइव भी किया, इस तरह से बहुत। तो उस समय काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला, लोगों ने जुड़े उसमें। फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने इधर, क्योंकि कुछ समझ नहीं पा रहा था कि नौकरी ही करूं, क्या करूं, कुछ या ना करूं, या किस तरह से करें, मतलब एक विचार विमर्श चल रहा था मन में। तो फाइनली फिर मेरे बच्चों ने भी, आपने भी, समृद्धि ने भी मुझे गाइड किया कि आप छोड़ो ना, बाकी अपना ये बढ़िया एक शौक है, इसमें कोई किसी का कोई दिक्कत है नहीं। आप एक अच्छी चीज़ें अपना बनाइए और अपना लाइफ स्टाइल को लोगों तक जो है भेजिए। तो वही हम लोग दिखाते हैं कि हम दोनों, मतलब उषा भी, मेरी वाइफ भी जो है वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। और चाहे कुछ भी हो, मतलब मुझे कभी कभी लेट नाइट सोने में हो जाता, सवेरे कभी भी आंख नहीं खुलती, लेकिन तुम्हारी मम्मी चाहे वो 3 बजे भी सोएगी, लेकिन उठ जाएगी 5 बजे। और 5 बजे उठ के उसका वॉक करना, उसके नियमित जो अभ्यास, जो एक्सरसाइज हैं, उसने अपनी सारी बीमारियों को इससे कंट्रोल कर रखा। नहीं तो इस पे सामान्य है ना कि महिलाओं का ये दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया, डायबिटीज 14-15 साल से मतलब वो मेंटेन कर रखी है। तो ये सब चीज है, उनसे मतलब मैं सीखता हूँ कि यार इतना हेल्थ कॉन्शियस है तो हमें भी रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अल्टीमेटली अगर आप स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है, नहीं तो अगर ये कहते हैं ना, एक सेहत 1000 नियामत। सही बात। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप फिजिकली स्ट्रांग रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द मूल मंत्र ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर आप अच्छे से समय से उठोगे, समय से हर काम करोगे, फिर वही बात आई ना, समय। क्योंकि टाइम अल्टीमेटली बहुत वो होता है, और टाइम का भी पता तभी चलता है जब टाइम निकल जाता है। हाँ, वो कहते हैं जैसे कि अकल और उम्र को भेंट नहीं होती है। हाँ, हमें भी टाइम का आज महत्व चल रहा ना, हो सकता है उस समय नहीं चल गया होता, थोड़ा और अलाइज कर लेते, लेकिन चलो जो भी है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया किया अभी तक लाइफ अच्छा में, है, और ऐसा आगे बढ़िया, भी सब बढ़िया ही होगा। ऐसे ही सब बढ़िया चले बस। मेरी तो भगवान से, गुरुदेव से, अपने माँ बाप से भी यही, सबसे, और वेल विशर से भी यही मैं कामना करता हूँ कि सब मेरे लिए यही प्रार्थना करें कि जैसे मेरे ये 60 साल बढ़िया ग्रैंड बढ़िया 60 ईयर्स निकले हैं, काफी इंजॉय, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आज भी मतलब अंदर से ना कोई चीज को आगे जाने की ललक होती है। रामलीला में रात में भाग रहे हैं, 15 किलोमीटर रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं आज भी ना। मतलब कल आपने देखा होगा, हम यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर गए होंगे, और रात को आए 12 बजे। उससे पहले भी गए। तो मतलब इस उम्र में कौन जाता, नहीं तो कहना पड़े रहो घर में। हाँ, मतलब लाइफ आपकी हमेशा एक बच्चे की तरह होनी चाहिए, उसको बच्चे की तरह एंजॉय। हमेशा वो बच्चा आपका जीवित रहना चाहिए ना, कि अंदर जो है बच्चा जो है वो ऐसा होना चाहिए। क्या है, शौक। बिल्कुल।
शौक बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज है, शौक को जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए बस यही है कि समय का ध्यान रखें, अपने आप में एंजॉय करें, हेल्थ कॉन्शियस जरूर रहें। हाँ। स्वास्थ्य अपना ध्यान रखें, अगर स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो तभी आप एक स्वस्थ समाज के लिए कुछ कर पाओगे। तो बस यही मेरा कहना है। क्या बात है। तो हमारा इंटरव्यू अब यहीं पर समाप्त होता है और बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें नई भी पता चली जो हमें पहले नहीं पता थी और पापा ने इस इंटरव्यू में बताई। और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा इस इंटरव्यू को, क्योंकि मेरी जिद थी। पापा तो इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे इंटरव्यू के लिए। मैंने बोला कि यार मैं घर आई हूँ तो एक छोटा सा इंटरव्यू कर लेते हैं। तो मैंने कहा ना, जैसे आपसे मैं बच्चों की किसी जिद के आगे या किसी उसके आगे मैंने कभी अपोज नहीं किया, नहीं तो मेरा इंटरव्यू देने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मैं खुद ही एक ब्लॉगिंग इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ अपना जो भी है। तो सैली ने मेरे से कहा कि पापा मैं चाहती हूँ एक बार मैं आपका इंटरव्यू लूँ। तो मैंने कहा लेना, लेकिन मैं जो वास्तविक होगा, उन्होंने कहा बिल्कुल जो आप वास्तविक बात होगी वही कहना है। तो वही हम लोगों ने कोशिश करी। तो सैली ने कहा तो मैंने कहा चलो फिर हम ये इंटरव्यू देने का, और कोई इसका मतलब नहीं है, सिर्फ इसकी इच्छा और इसको अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने मतलब हम सबके लिए तो पूरी फैमिली के लिए ही, इस बात पे सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगी, हमारी जनरेशन के जितने लोग हैं और इनफैक्ट जितने चाचा लोग हैं सबके लिए ही रोल मॉडल हैं पापा। तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी फैमिली भी मतलब बहुत सपोर्टिंग है। हमारा जो परिवार है ना, पूरे भाई लोग, मतलब चाहे कुछ भी कह लो, हमारे परिवार में बहुत अभी अच्छा हुआ है। मतलब मुझे बिल्कुल बहुत प्राउड है अपने फैमिली पे, सब बच्चों पे, जिस पर भी जो, और हमारे परिवार के मतलब बड़ा वो रहता है। तो रियली ये कहीं ना कहीं ना इसमें पूर्वजों का आशीर्वाद। हमारे पिताजी मतलब जब अपनी डेथ से कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात मेरे से कही थी कि बेटा मैंने कहा था ना कि अब आपका 65th उनका एनिवर्सरी मनाई थी हमने, मैरिज एनिवर्सरी। तो हमने कहा था अब 10 साल के बाद आपकी वो वाली होगी, क्या नाम, प्लेटिनम की ना। तो वो क्या होती है, मैंने कहा वो हीरक जयंती होती है, हीरा डायमंड। तो उन्होंने कहा तुम डायमंड क्या, तुम मेरे कोहिनूर हो। हीरा में भी कोहिनूर सबसे श्रेष्ठ माना गया ना। तो बोले तुम सब मेरे कोहिनूर हो, मेरे तो वो इतना हम लोगों से, सबसे अपने बच्चों से भी खुश होके गए हैं। दादाजी का एक बहुत फेमस वो था कि वो हमेशा जब भी कभी कुछ ऐसी बात होती थी ना कि हमें कपड़े खरीदने, या फिर हम कभी घर पे मम्मी पापा से बोलते थे कि नहीं मेरे कपड़े पुराने हो गए नहीं खरीदने, तो वो हमेशा पीछे से एक लाइन बोलते थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हमेशा यही बोलते थे। तो उस टाइम पे वो समझ नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है। वो कहते थे ना पत्थर के ऊपर चढ़ के लंबा नहीं होते। अगर बड़ा होना पहाड़ी में बताइए ना क्या कहते हैं, मतलब वो ढूंढम चढ़ गया और मतलब जैसे कहते हैं हम इतने बड़े हैं, नीचे से पत्थर है। तो वो बड़ा होना बड़ा नहीं है। आप रियल में बड़े हैं तो पत्थर के ऊपर नहीं, मतलब किसी सपोर्ट में नहीं। और दूसरा वो कहते थे कि आपने क्या बताया उनका डायलॉग, सिंपल लिविंग। वो कहते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो मतलब ये जो गुण आए ना, मतलब जैसे आप मेरी अंग्रेजी के बारे में है ना, जैसे मेरे 96% मार्क्स आए पिताजी की वजह से ही मेरे। उन्होंने हमें अंग्रेजी, क्योंकि वो ब्रिटिश टाइम के सन 1948 में उन्होंने मैट्रिक पास किया, उस जमाने में, जबकि मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस समय क्या था, पूरा देश तो ये लड़ाई में था कि कैसे मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों के से लोहा ले रहे थे आए दिन जो है। उस समय ऐसे माहौल में मेरे पिताजी कहते हैं कि जब हम अंग्रेज के बंगलों की तरफ से निकलते थे ना, तो जूते की आवाज अगर आ जाए चलने की, तो उनका जो है ऑर्डरली बोलता था कि स्टॉप, जूता हाथ में लो। जूता हाथ में लेके तब सड़क पर चलते थे, अपने घर को जाते थे ना। तो 2-3 बंगले हैं ना, अब जब हम गांव को जाते हैं रास्ते में वो आर्मी के, ब्रिटिश आर्मी के ही हैं वो ऑफिसर्स के, आज हमारे इंडियन अफसर रहते हैं उसमें। तो वो सब जो है उस समय वो कहते थे जूता हाथ में ले जाओ, साहब सो रहा है, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे माहौल में, जबकि आप कहीं जा नहीं सकते, कोई स्वतंत्रता नहीं आपकी, हर तरफ से कब क्या कर दे वो अंग्रेज गोरे आपको। तो ऐसे समय में उन्होंने मैट्रिक पास किया, सामान्य कोई आवागमन के साधन नहीं, और स्कूल कॉलेज इतना दूर अल्मोड़ा में होता था बस एक। अच्छा। 8th तक तो यहीं कहीं था बताते हैं, फिर बाकी मैट्रिक के लिए अल्मोड़ा गए। तो घर से पैदल आ जाते थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उस समय, मैंने बताया आवागमन थे ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन मीन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो ये उनका संघर्ष था। तो वो बहुत पुराने पढ़े लिखे पिताजी हमारे, मतलब गाँव में तो होते नहीं थे उस समय पढ़े लिखे।
बहुत जॉब उनको नौकरी भी काफी ऑफर आई, हाँ, लेकिन उन्होंने उन्होंने की करी। नहीं, क्योंकि उस टाइम पर यही होता था कि हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे। हाँ, मतलब नौकरी का हमारे मतलब नौकर होता था। दादाजी मना करते थे ना, हाँ। कहते नौकरी क्या करनी है, नौकर नहीं, बोले आप मालिक बन के रहो। हाँ, तो मालिक का मतलब आप अपना खुद का खुद वेजिटेबल का भी उगा रहे करो, हो। हाँ, अपना गार्डन करो, अपना हाँ। डेयरी खोलो, कुछ भी। तो इस तरह से मतलब पिताजी का बहुत बड़ा हमारे जो ये नर्सरिंग में मतलब फादर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मतलब अच्छे से मतलब पढ़ाई के लिए, मैंने कहा ना, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी। खुद पढ़े लिखे थे ना, अगर खुद पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद वो वही जैसे हमने कहा कि गांव के स्कूल में नहीं कर रहा हूँ, गांव के स्कूल में कोई खराब था, लेकिन फिर भी मतलब हमारे दोहे ने वहीं पढ़ा, बहुत प्रेस्टिजियस है, हमारे सारे बच्चों ने पढ़ा वहाँ, गांव के भी सब बच्चों ने पढ़े। मतलब मैंने एक फर्क बताया उनकी सोच में कि उन्होंने सोचा शायद यहाँ पर और अच्छा होगा। तो जिस तरीके से तभी तो दादाजी ने जाके अच्छी मतलब पढ़ाई करी, आप हाँ। लोगों ने अच्छी करी, और उन्होंने आपने कोशिश भी करी। वही चीज करी कि अपने बच्चों को हाँ, अच्छे से तो अच्छा ये लेगेसी थी एक, हाँ। ये वो फादर वाली लेगेसी हाँ। जारी रखी हमने। बिल्कुल, और अच्छा है। बहुत अच्छा लगा इस इंटरव्यू में, और थैंक यू सो मच। आप लोग अपने कमेंट में हमें पक्का बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और अगर कुछ और सजेशंस भी हैं कि ये इंटरव्यू मुझे किसी और के साथ भी करना चाहिए, मम्मी भी हो सकती हैं, तो आप बताइएगा पक्का। और अगर आप आशीष के साथ भी मेरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत जल्द आपको मिलेगा, कमेंट कमेंट करके करके बताइएगा, तो तभी बनाएंगे। आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।